So, hey guys, welcome back to YouTube channel. So finally we are back with a क्रिया शारीर सीरीज। इस सीरीज में हम लोगों ने अभी तक ओज के बारे में पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उपधातु के बारे में। तो उपधातु और धातु में क्या अंतर होता है? सबसे पहली चीज तो ये आपको पता होनी चाहिए कि धातु और उपधातु दो अलग अलग चीजें आई तो क्यों आई। तो देखो, जो धातु होता है, धातु से उपधातु का उत्पत्ति होती है। ठीक है, उत्पत्ति होती है। और जो धातु होता है वो धारण और पोषण दोनों करता है। ठीक है, बट उपधातु होता है वो पोषण नहीं करता, पोषण नहीं करता है देह का, सिर्फ धारण करता है। इतनी चीजें पता होनी चाहिए। इसके बाद इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, वो सबसे इम्पोर्टेंट वाली चीज आ जाती है। तो उत्पत्ति के लिए सबसे पहले आपने चीजें पढ़ी होंगी कि रस बनता है, रक्त बनता है, मांस में अस्थि मज्जा शुक्र बनता है। तो सबसे पहले जो निर्माण अंश होता है, जैसे रस निर्माण अंश है, निर्माण अंश, इससे इसमें रसाग्नि जो थी उसकी क्रिया हुई और दो चीज बनी जिसको हम लोग कह रहे थे प्रसाद भाग और किट्ट भाग। प्रसाद भाग और किट्ट भाग। प्रसाद भाग को हम लोग सार भाग भी बोल रहे थे और किट्ट भाग को हम लोग मल भाग भी बोल रहे थे। अब जो प्रसाद भाग है उसमें भी दो चीजें बनी, पहला तो है स्थूल भाग और दूसरा है सूक्ष्म भाग। सूक्ष्म भाग में भी दो बनता है, पहला उपधातु बनता है और आगे चल के जो आगे रक्त निर्माण अंश होता है वो बनता है, रक्त निर्माण अंश। और स्थूल से क्या बनता है? रस धातु। तो ये पूरी प्रोसेस होती है, पूरी चीज होती है जिससे हम लोगों को पता चलता है कि किस तरीके से धातु का निर्माण हो रहा है और किस तरीके से उपधातु का निर्माण हो रहा है। अब यहाँ पे रस निर्माण अंश था तो रस का उपधातु बनेगा यहाँ पे। ये हम लोगों ने धातु पोषण वाले चैप्टर में बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में पढ़ा था। वहां पे आप जाके फिर से अगर कोई भी कंफ्यूजन आ रही है तो वहां से जाके देख सकते हैं। रस धातु में भी हम लोगों ने चीजें देखी थी। यहाँ पे एक बार फिर से मैंने बता दिया है। सारे ही धातुओं में सेम कॉन्सेप्ट लगता है। कोई भी धातु होती है यहाँ पे उस धातु का निर्माण अंश होता है, उसका प्रसाद भाग किट्ठ भाग होता है और जो भी निर्माण अंश यहाँ होता है उसी धातु का निर्माण हो जाता है। उसका आगे वाला जो धातु होता है उसका निर्माण अंश यहाँ सूक्ष्म भाग से बनता है। तो इतनी चीजें पता होनी चाहिए। अब देखते हैं धातु में, उपधातु में कौन कौन सी चीजें हैं। देखो, उपधातु शरीर, धातु के समान शरीर में विद्यमान जो द्रव्य जो केवल धारण कर्म करते हैं। देखो, अभी मैंने बताया था ना कि जो सिर्फ धारण करे, पोषण ना करे, धारण कर्म करते हैं, उन्हें उपधातु नाम से जाना जाता है। उपधातु शरीर के आधार तो प्रदान करती है परंतु उसका पोषण नहीं करती। एक और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आ गई कि पोषण नहीं होता। धातु और उपधातु में एक विशेष अंतर यह भी है कि धातुओं का क्षय वृद्धि का प्रभाव उनकी उत्तर धातु पर पड़ता है, जबकि उपधातु का ऐसा नहीं होता। जैसे अगर रस कम हो गया तो आगे चल के रक्त भी कम बनेगा, मांस भी कम बनेगा, बट दिस इज नॉट अप्लाई टू उपधातु। उपधातु अगर एक कम हो गया, समझो कंडरा कम हो गया, तो उसका प्रभाव सिरा पे नहीं पड़ेगा, वसा पे नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं। चरक के अनुसार शरीर में निम्नलिखित उपधातु पाई जाती हैं: स्तन्य, आर्तव, कंडरा, सेरा, वसा, षड त्वचा और स्नायु। आप कहेंगे कौन सी उपधातु किस धातु की होती है, ये अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। पहले इन सब से आपको रूबरू करा दिया जाए कि हाँ, ये जो होती हैं ये उपधातु होती हैं शरीर में। इसके अतिरिक्त कुछ आयुर्वेदिक आचार्यों ने संधि, स्वेद, दंत, केश, रोम एवं ओज को उपधातु माना है, षडांगधर ने माना है। तो ये भी कुछ एक्स्ट्रा में आती हैं। जनरली इस चीज को नहीं लेते, जैसे चरक है तो उन्होंने इन चीजों के बारे में नहीं बताया, बट जो षडांगधर हैं, वाग्भट हैं, तो उन्होंने एक्स्ट्रा भी लिया है। अब कैसे इनकी उत्पत्ति होती है अभी हमने पूरा देखा, ये इसकी उत्पत्ति थी। उत्पत्ति जहां भी पूछा जाए उपधातु या धातु की, तो सेम टेबल, सेम फ्लो चार्ट यही आपको बना के आएंगे। अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है सेम वही है, कोई भी अंतर नहीं है। अगर आपको कोई भी चीज में कंफ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, फिर से एक बार बता दूंगा। लेकिन पूरी चीज जो है यहाँ पे मैंने बताई है कि पहले तो रस निर्माण अंश था, रस निर्माण अंश से प्रसाद भाग और किट्ट भाग बना, प्रसाद भाग से स्थूल भाग और सूक्ष्म भाग बना। जो स्थूल भाग होता है उससे रस धातु या फिर जो भी धातु का निर्माण अंश होता है अपने पास, वो धातु बन जाती है। सूक्ष्म
भाग से उसका उपधातु और आगे की जो उत्तरोत्तर धातु होती है उसका निर्माण अंश का फॉर्मेशन होता है। यही आगे चल के सेम प्रोसेस अपनाती है, जो भी यहाँ पे जैसे रस निर्माण अंश तो यहाँ पे रसाग्नि होगी, ठीक है? अब यहाँ पे रक्ताग्नि आ जाएगी और ऐसे-ऐसे आगे चलता ही चला जाएगा। तो यही प्रोसेस होती है। अब अब आगे देखते हैं कि कौन-कौन सी चीज़ें हैं और। तो सबसे पहले ये जो धातु हैं, इसमें सबसे पहले आता है स्तन्य। तो स्तन्य का मतलब क्या होता है? स्तन्य मतलब होता है मदर्स मिल्क, मदर्स मिल्क, ठीक है? यहाँ पे मेमरी ग्लैंड नहीं है, यहाँ पे मिल्क की बात करी जा रही है। तो स्तन धातु में अच प्रत्यय कर स्तन्य शब्द बना है, जो स्त्रियों के उरह प्रदेश से संबंधित है। इसे स्तन्य शब्द से भाव अर्थ में यत प्रत्यय होने पर स्तन्य शब्द की उत्पत्ति होती है, जिसका अर्थ है माँ का दूध, ठीक है? अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें संस्कृत वाली हैं, तो इतना चीज़ यहाँ पे आपको डिटेल में नहीं जाना है, बस इसका मतलब पता होना चाहिए, बस ये पता होना चाहिए कि इन दोनों चीज़ों को मिलके ये शब्द बनता है, बस। फिर इसका श्लोक है जो सुश्रुत ने दिया हुआ है, स्तन्यम जीवनमिति बाल जीवनम, अर्थात स्तनों से निकलने वाला द्रव्य जो शिशु का जीवन है, शिशु का जीवन वह स्तन्य कहलाता है। ठीक है? स्तन्य की उत्पत्ति किस तरीके से होती है? आचार्यों ने रस धातु के उपधातु के रूप में बताया है कि स्तन्य की उत्पत्ति होती है, स्तन्य रस धातु से बनता है। महर्षि चरक ने स्तन्य की उत्पत्ति का उल्लेख करते हुए कहा है कि इस प्रकार रस से स्तन्य की उत्पत्ति होती है। रस धातु रसाग्नि की क्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न सूक्ष्म भाग के उत्तर धातु के साथ स्तन्य की भी उत्पत्ति होती है। अब यही जो हम लोगों ने ये उदाहरण लिया था रस धातु का ही, तो इसी तरीके से पूरी स्तन्य की उत्पत्ति होगी। बस यहाँ जो उपधातु लिखा हुआ है ना, यही होगा स्तन्य, ठीक है? यही पूरी फॉर्मेशन है। फिर सुश्रुत ने स्तन्य की उत्पत्ति के संदर्भ में अपने विचारों को निम्न रूप से प्रकट किया है। अब यहाँ पे लिखा है कि सम्यक रूप से परिपक्व आहार से उत्पन्न हुए रस का प्रसाद अंश जो मधुर होता है, वो सारे शरीर के स्तनों में प्राप्त होने पर स्तन्य मदर्स मिल्क कहलाता है। परिपक्व अन्न का सारा भाग रस रक्त के साथ स्तनों में जाता है, वहाँ की ग्रंथियाँ उस रस को दुग्ध में परिणत कर देती हैं, ठीक है? अब यहाँ पे कुछ मॉडर्न वाला दिया हुआ है, तो मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स के बारे में यहाँ पे बताया गया कि किस तरीके से मिल्क का फॉर्मेशन होता है, किस तरीके से मिल्क का इजेक्शन होता है। तो ये आपका मॉडर्न का पार्ट है, ये यहाँ पे मत पढ़िए। यहाँ पे जो आयुर्वेद है, आयुर्वेद ही पढ़िए। जो मॉडर्न वाली चीज़ें हैं, वो मॉडर्न में आ ही जाएँगी। अब कंपोज़िशन ऑफ ह्यूमन मिल्क, ये देखिए ह्यूमन की स्पेलिंग गलत है। उसका क्या होता है, तो ये भी आप मॉडर्न से पढ़िए, यहाँ से मत पढ़िए। ठीक है? इन्हीं चीज़ों की वज़ह से मैं बोलता हूँ कि आयुर्वेद की बुक से मॉडर्न पढ़ना बिल्कुल गलत है। स्तन्य के कर्म क्या होते हैं? तो सुश्रुत ने स्तन्य के गुणों का उल्लेख करते हुए कहा है कि स्तन्य स्तनों को पुष्ट करने वाला, शिशु को जीवन अर्थात बल प्रदान करने वाला, स्त्री शीघ्र स्वभाव से साथ में होता है। स्तन्य काल में दुग्ध निर्माण के कारण स्तनों का आकार बढ़ जाता है। ठीक है? चरक ने स्तन्य को स्वभाव से ही पुष्टिकर एवं आरोग्यकर बताया है। और यहाँ पे बताया कि अष्टांग हृदयम ने बताया कि माता के दूध को बालक की पुष्टि हेतु सर्वश्रेष्ठ बताया है, सर्वश्रेष्ठ। क्या गुण होते हैं? तो अनेक गुण का वर्णन करते हुए सुश्रुत ने कहा है कि मधुर होता है, अनुरस में कषाय होता है, शीत, नस्य में भी काम आता है, आश्य चेतन कर्म हेतु हितकर होता है, पथ्य होता है, जीवन द्रव्य युक्त होता है, लघु होता है, पाचन अग्नि को बढ़ाने वाला होता है। ठीक है? वैसे ही चरक ने बताया है कि जीवन ग्रहण, साथ में स्नेहन और मनुष्य के द्वारा पिया जाता है, ठीक है? नावन रक्तपित्तो च तर्पणम चाक्षिशूल नाम, जो बता रहे हैं यहाँ पे जीवनी, ब्रहणीय, साथ में, ठीक है? स्निग्ध, ये सारी चीज़ें होती हैं और चिकित्सा की दृष्टि से रक्तपित्त
में नस्य देने से तथा नेत्र शूल में तर्पण करने से लाभदायी होता है। तो यहाँ पे चीज़ें बताई हैं। स्तन्यशय के क्या लक्षण हैं? तो स्तन्यशय में क्या होता है कि क्रोध, शोक, बालक के प्रति प्रेम ना होना आदि अनेक कारणों से नष्ट हुआ स्तन्य निम्न लक्षणों को प्रकट करता है। पहला क्या है कि स्तनों में ढीलापन, झुर्रियाँ, दूध का स्तनों में अभाव या अल्प होना लक्षण, ये सारे दिखते हैं हम लोगों को। इसमें कफवर्धक द्रव्य जैसे अष्टवर्ग, विदारी कंद, वराही कंद, शतावरी आदि का प्रयोग करना चाहिए। ये क्या क्या चीज़ होती हैं? ये चीज़ें होती हैं, अष्टवर्ग होता है, जीवक, ऋष्वक, मेधा, महामेधा, तो ये सारी चीज़ें आती हैं। विदारी कंद होता है, वराही कंद होता है, शतावरी होता है, सब फीमेल्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मिल्क। तो ये सारे प्लांट्स हैं, ये आप सेकंड ईयर में पढ़ेंगे, तो अभी इस चीज़ की लोड मत लीजिए, बस नाम याद रखिए। स्तन्य वृद्धि के क्या लक्षण होते हैं? तो क्या हो जाता है, स्थूलता हो जाती है, बार-बार दुग्ध की प्रवृत्ति होती है और स्तनों में सुई चुभने सी पीड़ा होती है। अब दूसरा उपधातु बताया गया है यहाँ पे आर्तव। आर्तव के पर्याय क्या हैं? शोणित, रज, ऋतु, असिक, मानसिक स्राव, मासिक स्राव, ठीक है? ये सारी चीज़ें आर्तव के वो बताए गए हैं। अब आर्तव की उत्पत्ति कैसे होती है? सेम, आर्तव की उत्पत्ति रस धातु के द्वारा ही बताई गई है। तो मतलब रस का स्तन्य और आर्तव ये उपधातु 2 होते हैं, हम लोगों को पता चला। जिस तरीके से आर्तव का निर्माण हो रहा था, सेम फॉर्मेशन स्तन्य का भी है और आर्तव का भी, दोनों का सेम ही है। तो एक अगर आपने याद कर लिया तो उसमें दूसरा भी आप बना सकते हैं। फिर यहाँ पे आर्तव की उत्पत्ति बीजकोश, ओवरी और गर्भाशय में होती है, इसलिए आर्तव वह धमनियाँ बीजकोश एवं गर्भाशय की धमनियाँ ही होंगी। इन्हें यूट्राइन और ओवेरियन आर्टरी माना जा सकता है। ये शुक्र विसर्जन धमनी के समान स्त्रियों में आर्तव वहन का कार्य करती हैं। अब यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करी गई है, आर्तव काल मर्यादा। तो इसमें ये बताया गया है कि सुश्रुत ने उक्त श्लोक में स्त्रियों के आर्तव काल, जो मेंस्ट्रुअल लाइफ होती है, की मर्यादा का वर्णन किया है। यह रजोदर्शन के प्रारंभ होकर जो पहला होता है मीनार, फिर रजोनिवृत्ति मीनोपॉज तक का माना गया है, ठीक है? फर्स्ट मेंसेस से लेकर लास्ट मेंसेस तक। इस काल को आचार्य ने 12 वर्ष से प्रारंभ होकर 50 वर्ष तक का माना है। अब देखो, इन्होंने भी बताया कि 12 से 50 होता है। अब ये सारी चीज़ें तब के टाइम पे भी वैसी ही थी, जैसे अब के टाइम पे है, कोई भी इन चीज़ों में बदलाव नहीं है। जैसा आयुर्वेद बोलता था शुरुआत में, वैसा ही चलता आ रहा है अभी भी। इस काल मर्यादा में देश, काल, आहार, विहार का प्रभाव पड़ता है। आचार्यों द्वारा वर्णित यह काल मर्यादा सामान्य स्त्रियों के लिए है, परंतु कभी-कभी इनमें अपवाद भी दृष्टिगोचर होता है। अब यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में वर्णन किया है, तो आप एक बार पढ़ लीजिए, कि आपको बहुत अच्छे से पता होगा। जो यहाँ पे लिखा है उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से एनसीईआरटी आपने पढ़ रखी है। तो आपको चारों फेजेस के नाम, कितने-कितने दिन के होते हैं, कितने दिन पे वो मेंसेस होती हैं, कितने दिन पे ओवेरियन फेज होता है, तो सारी चीज़ें आपको पता है। अब यहाँ पे आर्तव के बारे में पूछा गया कि आर्तव है क्या एग्ज़ैक्टली? ओवम है या मेंस्ट्रुअल ब्लड है, क्या है? तो आयुर्वेदिक शास्त्र में अध्ययन से आर्तव के संबंध में 2 तथ्य प्रकाश में आते हैं। प्रथम यह कि जिस शुक्र एवं आर्तव के संयोग से गर्भ की उत्पत्ति होती है, वह आर्तव शब्द स्त्री बीज ओवम के अर्थ को स्पष्ट करती है, प्रतीत होती है। दूसरा यह है कि जो आर्तव स्त्री की योनि मुख से 3 दिन तक स्रवित होता है, शत कृष्ण वर्ण का होता है, गुंजा फल आदि के समान वर्ण का होता है, वह आर्तव, आर्तव स्राव मतलब मेंस्ट्रुअल ब्लड के अर्थ को स्पष्ट करता है। ऐसी स्थिति में आर्तव क्या है, ये स्पष्ट होना अति महत्वपूर्ण है। स्त्री आर्तव 2 भाग दृष्टिगोचर होते हैं। एक वह जो असेचित स्त्री बीज को अंत्योष्टि क्रिया के परिणाम स्वरूप योनि मार्ग से बाहर निकालता है, वह आर्तव बहिर्पुष्प मतलब मेंस्ट्रुअल ब्लड के रूप में जाना जाता है।
मेंस्ट्रुअल ब्लड के रूप में जाना जाता है, गर्भाशय एवं योनि की सफाई करके उसे पुनः मैथुन योग्य बनाता है तथा योनि में शुक्राणुओं के प्रवेश को बाधा रहित बनाता है। भी दूसरे भाग के लिए भी शोणित आर्तव शब्दों का प्रयोग किया गया है। यह गर्भ निर्माण में सहायक होता है, अंतःपुष्प कहा जाता है। तो पहला तो है कि जो हर महीने निकलता है मेंस्ट्रुअल ब्लड, उसे हम लोग बहिर्पुष्प बोल रहे हैं। एक वो होता है जो फर्टिलाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, जो एग होता है, उसे हम लोग अंतःपुष्प बोल रहे हैं। यह स्त्री बीज भी है। स्त्रियों के गर्भाशय के दोनों ओर 2 ग्रंथियाँ होती हैं, जिसे हम लोग ओवरी कह रहे हैं या बीज कोष बोल रहे हैं। इन बीज कोशों में अपक्व बीज लगभग 3 लाख की संख्या में उपस्थित रहते हैं, जो युवावस्था में परिपक्व होते हैं। हर महीने प्रत्येक ओवरी से बारी-बारी एक बीज को पक्व करती रहती है, इसे ओव्यूलेशन कहते हैं। ठीक है? यह क्रम रजोनिवृत्ति तथा स्वभाव अवस्था में बाधा रहित होकर चलता रहता है। ओवरी से निकलकर ओवम बीज वाहिनी में आता है, जहाँ स्पर्म से संयोग होकर गर्भ की उत्पत्ति होती है। तो बस यहाँ पे यही चीज़ बताई गई है कि ओवम क्या होता है, मेंस्ट्रुअल ब्लड क्या होता है, दोनों में क्या अंतर होते हैं। इसमें बस ये आपको याद रखना है कि बहिर्पुष्प क्या होता है, अंतःपुष्प क्या होता है, ठीक है? बस। शुद्ध आर्तव के क्या लक्षण हैं? तो शुद्ध आर्तव के ये वाला जो श्लोक है बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? जो आर्तव शशक के रक्त के समान या लाक्षारस के समान हो तथा कपड़े को रंजित ना करे, मतलब रंगे ना, उसे प्रशंसनीय माना है, वो शुद्ध आर्तव है। फिर आर्तव के कार्य क्या है? तो आर्तव के कार्य बताते हुए कहा है कि शरीर के साधारण रक्त के समान लक्षणों वाला होता है। आर्तव गर्भ की स्थिति करता है, मतलब वहाँ पे गर्भ उत्पत्ति में सहायक होता है। गर्भ स्थिति होने पर उसके लक्षणों को उत्पन्न करता है। ठीक है? तो कुल मिला के बस यही काम है कि गर्भ की उत्पत्ति करता है। आर्तव क्षय से क्या हो जाएगा? तो आर्तव अगर क्षीण हो गया तो यथोचित, मतलब जो सही समय है उस समय पे रजःस्राव नहीं होगा, और होने पर होगा, अगर हो भी जाएगा तो अल्प मात्रा में होगा, थोड़ा-थोड़ा होगा। योनि में वेदना होगी। इन लक्षणों को वर्णित किया है। इसकी चिकित्सा हेतु संशोधन कर्म तथा आग्नेय द्रव्य का यथाविधि प्रयोग करना चाहिए। प्रयुक्त दोनों अवस्थाएं आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में वर्णित एमेनोरिया तथा कृष्ण आर्तव डिसएमेनोरिया प्रतीत होता है। आर्तव वृद्धि के क्या लक्षण है? आर्तव की अति वृद्धि होने से अंगमर्द, रजःस्राव की अति प्रवृत्ति, दौर्बल्य और रक्त गुल्म आदि लक्षण प्रकट होते हैं। बढ़ा हुआ आर्तव वात अवरोध कर अंगमर्द उत्पन्न करता है। आर्तव पित्त के समान होने से विदग्ध होने के कारण दुर्गंध युक्त हो जाता है। तो इतनी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी आर्तव के बारे में। इसमें क्या-क्या इम्पोर्टेंट था? इसमें बस यही इम्पोर्टेंट है कि इसकी उत्पत्ति किस तरीके से होती है, इसके पर्याय क्या हैं, इसके बाद इसकी, मतलब थोड़ा-सा ये बता दीजिएगा अगर आए ना लिखने को, तो बस ये बता दीजिएगा आर्तव काल मर्यादा क्या होती है? तो फर्स्ट मेंसेस से लेकर लास्ट मेंसेस के बीच तक का टाइम पीरियड जो भी होता है, उसे आर्तव काल मर्यादा बोलते हैं। उसके बाद क्या आर्तव क्या है उसके बारे में पूछा जाता है, तो आर्तव को बता दीजिएगा कि अंतःपुष्प और बहिर्पुष्प 2 टाइप से इसे बोला जाता है। एक ओवम होता है, एक मेंस्ट्रुअल ब्लड होता है। किस तरीके से मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, वो चीज़ का वर्णन आप कर सकते हैं। उसके बाद शुद्ध आर्तव के क्या लक्षण होते हैं? तो ये वाला श्लोक बहुत इम्पोर्टेंट है। शशासक प्रतिमं यत्तु यदा लाक्षारसोभवं तदार्तम प्रशसन्ति यदासो न विरञ्जेत। ठीक है? फिर उसके बाद आप आर्तव के कार्य क्या हैं, वो आप लिख सकते हैं। आर्तव क्षय के क्या लक्षण होते हैं, आर्तव वृद्धि के क्या लक्षण होते हैं। बस इतनी चीज़ें हैं जो आपको लिखना है। वैसे 5 नंबर में ही आएगा, कभी ये 10 नंबर में नहीं आ सकता, ये लिख के ले लीजिए। आएगा तो कभी भी 5 नंबर में ही आएगा। तो 5 नंबर के हिसाब से अगर 2 पेज आपका भरा जा रहा है, तो आपको उतनी ही चीज़ें करनी है। अगर एक्स्ट्रा पॉइंट्स नहीं आ रहे, 2 पन्ने से ज़्यादा वो बढ़ा जा रहा है, तो उसको आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है।
आप बस समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, बाकी उसके अलावा तो आप खुद भी बढ़ा के लिख सकते हैं। तो क्रिया शरीर में यही होता है, चीज़ें पता होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए, उसके अलावा आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी। 5 नंबर में आया, आप 5 नंबर के हिसाब से चीज़ें लिख लीजिए, 10 नंबर का आया तो आप अपने हिसाब से चीज़ें बढ़ा-बढ़ा कर लिख लीजिए। कुछ आपको जनरल चीज़ें पता है तो वो भी आप लिख सकते हैं। फिर आता है त्वचा के बारे में, तो ये मांस धातु की उपधातु होती है, ठीक है? कैसे उत्पत्ति होती है? इसकी उत्पत्ति हम लोगों को पता ही है, जैसे सबकी उत्पत्ति हो रही थी वैसे इसकी भी उत्पत्ति हो रही है। भेद क्या है? तो महर्षि चरक ने 6 त्वचाओं का वर्णन किया है। ये बहुत, बहुत, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, बहुत ज़्यादा, बहुत, बहुत, बहुत। तो कितने ज़्यादा स्टार दे दूँ मैं? 10 स्टार दे दूँ? ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट आता है। उल्लेख का शेष वर्णन संख्या नाम के आधार पर किया गया है। उदक धरा, असिक धरा, तृतीय, चतुर्थक, पंचमी, षष्ठी, ये होते हैं। यह त्वचा का बाह्य स्तर होता है। नाम अनुरूप कर्म होने के कारण यह जल को धारण करता है। उदक धरा, उदक मतलब वाटर, धरा मतलब धारण करना। आश्रित धरा, ये रक्त को धारण करता है। तृतीय, इसमें सिद्म और किलास नामक चर्म रोग होते हैं। सिद्म और किलास। चतुर्थ में द्रद्दु, द्रद्रु एवं कुष्ठ की उत्पत्ति होती है। पंचमी में एलर्जी और विद्रधि नामक रोग की उत्पत्ति होती है। षष्ठी में अंतिम त्वक स्तर बताया है। इसके कट जाने पर मनुष्य अंधे के समान अपने को अंधकार में प्रविष्ट हुआ समझता है। इसके अतिरिक्त इसमें अनेक प्रकार की दुचिकित्सीय अरुचिकाएं, फुंसियां उत्पन्न होती हैं। ठीक है, तो ये चरक के अकॉर्डिंग त्वचा के 6 भेद हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा। 7 प्रकार के सुश्रुत होते हैं, तो जब ये 5 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम्स में, लिख लीजिए 5 नंबर में। और अगर आएगा ना, तो एक बार आके यहाँ पे कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा कि हाँ, ये आपने बताया था कि आ सकता है, तो आया। त्वचा के जो भेद होते हैं चरक और सुश्रुत के अकॉर्डिंग, ये अब जो सुश्रुत है उसने 7 प्रकार की बताई हैं। सबसे पहले अभासिनी, लोहित, श्वेता, ताम्र और वेदनी और रोहिणी और मांसधरा। ठीक है, अभासिनी क्या होता है? ये बाह्य त्वचा होती है, सबसे ऊपर की लेयर होती है, जो सभी प्रकार के व्रणों को प्रकट करती है, वर्णों को प्रकट करती है। वर्ण मतलब कलर होता है, कलर को प्रकट करती है तथा 5 प्रकार की छाया को प्रकाशित करती है। इसकी मोटाई बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। चावल के 1/18 भाग के बराबर होती है अवभासिनी, 1/18 एक्स चावल। लोहिता, लोहिता नाम से समझ में आ रहा है कुछ रेड कलर की होगी। दूसरी त्वचा है ये, इसकी मोटाई चावल के 16वें भाग के बराबर होती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 1/16 भाग चावल, 18 और ये 16। श्वेता व्हाइट कलर की होती है, इसमें तीसरी त्वचा बताई गई है। इसकी मोटाई चावल के 12वें भाग के समान होती है, 1/12 गुना ऑफ चावल। ताम्रहा, यह त्वचा का चतुर्थ स्तर होता है। इसकी मोटाई चावल के 8वें भाग के समान होती है, 1/8। वेदनी चावल के 5वें भाग के समान होती है, 1/5 चावल। रोहिणी, इसकी मोटाई चावल के ही बराबर होती है, मतलब 1x ऑफ चावल। और मांसधरा, इसकी मोटाई सबसे अधिक 2 चावल के बराबर होती है, 2x ऑफ चावल। ठीक है, 18, 16, 12, 8, 5, 1 और 2। 18, 16, 12, 8, 5, 1 and 2। 18, 16, 12, 8, 5, 1 and 2। 18, 16, 12, 8, 5, 1 and 2। इस तरीके से याद रखिए, दिक्कत नहीं आएगी। 18, 16, 18, 16, 12, 8, 5, 1 and 2। 18, 16, 12, 8, 5, 1 and 2, यही आपको यहीं पे याद हो जाएगा। 18, 16, 12, 8, 5, 1 and 2। 18, 16, 12, 8, 5, 1 and 2। ठीक है, इनके नाम हाँ याद रख लीजिएगा, अभासिनी, लोहित, श्वेता, ताम्रा, वेदनी, रोहिणी, मांसधरा। ठीक है, अभासिनी, लोहिता, श्वेता, ताम्रा, वेदनी, रोहिणी, मांसधरा। अभासिनी, लोहिता, श्वेता, ताम्रा, वेदनी, रोहिणी, मांसधरा। अभासिनी, लोहिता, श्वेता, ताम्रा, वेदनी, रोहिणी, मांसधरा।
भासिनी, लोहिता, श्वेता, ताम्रा, वेदिनी, रोहिणी, महासरा। चलिए जल्दी से पॉज़ करिए और याद करिए, अगर याद नहीं हुआ आपको, तो ये आगे वीडियो आप करिएगा नहीं, ठीक है? यहाँ पे ये याद कर लीजिए, उसके आगे आप बढ़िएगा, ठीक है? इंतज़ार कर रहा हूँ मैं। हो गया याद? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बढ़िया है, आप याद कर लेते हैं यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आप खुद से वो कर रहे हैं कि हाँ, बाद में याद करूँगा, बाद में तो ये मान लीजिए बाद में याद करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, यहीं पे याद कर लिया तो याद हो गया। फिर इसके बाद त्वचा के क्या कार्य होते हैं? तो त्वचा नामक अंग अवयव शरीर के अनेक महत्वपूर्ण कार्यों को संपादित करता है। त्वचा संपूर्ण शरीर को आवृत कर मतलब उसको ढककर अंगों को एक निश्चित परिमाण प्रदान करने के साथ-साथ उनकी सुरक्षा भी करता है। स्पर्शेंद्रियों का स्थान है त्वचा, ठीक है? टच होता है। बाकी यहाँ पे ये भी बताया गया कि पृथ्वी का लक्षण खरत्व, जल का लक्षण द्रवत्व, वायु का लक्षण चलत्व और तेज का लक्षण उष्णत्व होता है इसमें। आकाश का लक्षण अप्रतिघात, कहीं ना रुकना। उक्त सभी लक्षण स्पर्श इंद्रिय द्वारा ही जाने जाते हैं। स्पर्श इंद्रिय द्वारा स्पर्श के अभाव का ज्ञान भी होता है कि अगर स्पर्श नहीं हो रहा है तो ये तो भी पता चलेगा स्पर्श इंद्रिय द्वारा। जैसे जब उष्ण का ज्ञान होता है तो उसमें यह शीत नहीं है, इसका भी ज्ञान होता है। अतएव पंच महाभूत के ये लक्षण स्पर्श इंद्रिय के द्वारा ही जाने जाते हैं। और बताया गया है कि स्वेद वह स्रोतस का मूल मेद एवं रोमकूप चरक ने बताए हैं। ये लोमकूप त्वचा के ऊपरी भाग में विद्यमान रहते हैं, जो छोटे-छोटे हेयर फॉलिकल्स होते हैं उसको बोल रहे हैं। त्वचा में ही स्वेद निर्माण करने वाली ग्रंथियाँ रहती हैं। इन ग्रंथियों से निकलने वाला स्वेद त्वचा को क्लिन्न, मृदु और सुकुमार बनाता है। त्वचा में पित्त की एक महत्वपूर्ण अंश होता है, मतलब जिसको हम लोग कह रहे हैं भ्राजक पित्त। ये त्वचा के भ्राजन हेतु उत्तरदायी होता है, मतलब इसमें चमक प्रदान करता है। और त्वचा शरीर में तापमान का नियंत्रण करती है और शरीर में प्रतिक्षण होने वाली जैव रासायनिक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप ताप की उत्पत्ति करती है। फिर है धात्वीय पा के परिणाम स्वरूप उत्पन्न पदार्थ का तथा लवण आदि को त्वचा उत्सर्जन कर्म द्वारा शरीर से बाहर निकाल देती है। त्वचा सूर्य की यूवी रेज द्वारा विटामिन डी का निर्माण करती है, ठीक है? अभ्यंग आदि द्वारा संपर्क में आए द्रवों का शोषण सुखाना, इसको हम लोग कहते हैं सुखाना, त्वचा के माध्यम से होता है। कुछ जीवनीय द्रव्य जो स्नेह में घुलनशील हैं, उनका शोषण त्वचा में के द्वारा सरलता पूर्वक हो जाता है। मतलब ये बोल रहे हैं कि अगर त्वचा पे चीजें लगा रहे हैं तो उसका सुखाकर उसको अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। शरीर में उपस्थित जल की मात्रा का नियंत्रण त्वचा के द्वारा होता है। त्वचा का आधा स्तर मतलब अंदर की जो डर्मिस होती है वो स्नेह, जल, लवण एवं ग्लूकोज आदि का भंडार कर सकती है। फिर यहाँ पे त्वचा के भेद हैं, तुलनात्मक सारणी के बारे में बताया गया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अष्टांग हृदय ने 7 बताई हैं लेकिन उसका बारे में वर्णन नहीं करा। अष्टांग संग्रह ने 6 बताई हैं जिसके बारे में यहाँ पे उन्होंने बताया है। सुश्रुत संहिता में 7 बताई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। अभासनी, लोहित, श्वेता, ताम्रा, वेदिनी, रोहिणी, महासारा। इनका जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बताइए। 18, 16, 12, 8, 5, 1 एंड 2। 18, 16, 12, 8, 5, 1 एंड 2। चरक संहिता के बारे में बताते हैं। उदकधरा, असकधरा, तृतीय, चतुर्थिक, पंचमी और षष्ठी इसमें त्वचाएं होती हैं। तो ये त्वचा के बारे में वर्णन आ गया। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बस भेद ही हैं इसके, जो भेद चरक ने बताए हैं, जो भेद सुश्रुत ने बताए हैं, और ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह के भेद भी आते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी जो आपके एग्जाम्स में आ सकती हैं, 5 नंबर में ही आएँगी। उपधातु में कोई भी एक उपधातु पूछ लेगा 5 नंबर में। 10 नंबर में आने का कोई भी चांस नहीं है इस चैप्टर से, तो 10 नंबर के लिए आप जाइएगा भी नहीं, उतना बड़ा-बड़ा पोथी लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो इसके नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम लिंक में जाके आपको मिल जाएँगे। टेलीग्राम लिंक में मैंने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, सारे जो भी चैप्टर्स हैं 1 पेज 2 पेज में पूरा कंपाइल करके रखा हुआ है, तो उसकी चिंता मत करिए। रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे नोट्स हैं, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। बाकी कोई भी दिक्कत आती है आपको, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कोई भी चीज़ अगर समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बाकी आपका टेलीग्राम लिंक है, वहाँ पे जाके वहाँ पे पूछ सकते हैं।
और इसके अलावा कोई भी नोट्स, कोई भी चीज़ नहीं मिल रही है तो आप वहाँ पे जाके आराम से बोल सकते हैं। आई एम हियर टू हेल्प यू और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, मज़े करते रहिए, टाटा, बाय-बाय।